हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल सिंपल स्टडी बाय शैली। तो जैसे कि आपको पता है कि हम 20 डेज़ चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जीके का। और आज इसका जो है वो डे 6 है। जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि आज हम सोलन डिस्ट्रिक्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इसकी इकोनॉमी को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं हिमाचल में। तो देखिए, इसके नॉर्थ साइड में जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जो साउथ साइड में है वो हरियाणा और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। ईस्ट साइड में आपको पता है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ ये इसकी बाउंड्री लग रही है। और वेस्ट में जो है वो पंजाब के साथ लग रही है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की बात करूं तो शिमला डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो बिलासपुर के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है। और साउथ वेस्ट की अगर बात कर रही हूँ तो पंजाब और हरियाणा की बाउंड्री लग रही है। साउथ ईस्ट में सिरमौर है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप हिमाचल प्रदेश के मैप में देखते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट। अब सोलन डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री नॉर्थ में मंडी, नॉर्थ वेस्ट में जो है वो बिलासपुर, प्रॉपर वेस्ट में जो है वो पंजाब और चंडीगढ़, साउथ में जो है वो सिरमौर और हरियाणा के साथ लग रही है, जबकि ईस्ट में जो है वो शिमला के साथ लग रही है। तो इसके साथ आई थिंक आपको सोलन की पोजीशन हिमाचल के मैप में अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन। ये हमने अभी देख लिया कि ईस्ट में शिमला है, दक्षिण में पंजाब रोपड़ जिला है और हरियाणा का अंबाला है। पश्चिम में जो है वो सिरमौर जिला है और उत्तर में जो है वो मंडी जिला है। अब देखिए, सोलन कभी भी एक पूरा डिस्ट्रिक्ट एज सच नहीं रहा। तो जो पंजाब का पहाड़ी रीजन था, वो उस रीजन को मिला के जो है वो सोलन बनाया गया, जिसको बाद में 1 नवंबर 1946 को हिमाचल में मिला दिया गया। ठीक है, और सोलन डिस्ट्रिक्ट का निर्माण इसके बाद हुआ। और इसी के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो यूनियन टेरिटरी से फुल स्टेटहुड की मांग करने के लिए और एग्रेसिवली काम करने लगा। अब देखिए, सोलन डिस्ट्रिक्ट क्योंकि ऐसा सच नहीं था, लेकिन कुछ रियासतें थी जो सोलन वाले एरिया में पड़ती हैं और उनके नाम हमें ऐसा सच ही याद करने हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आ जाता है। तो ये जो 8 रियासतें हैं ये हैं बघाट, बघाल, बेजा, कुठार, कुनिहार, महलोग, मांगल, नालागढ़ या हिंडूर जिसे पहले कहते थे। अब देखिए, एक टिप के साथ, एक ट्रिक के साथ जो है वो हम इसका याद करेंगे सभी के नाम। तो देखिए, सोलन में ऐसे याद रखिए कि बाबा एक रहता था। वो बाबा क्या करते थे? कुक्कू एफएम सुनते थे। ठीक है, तो लोगों ने उनका नाम जो है वो बाबा ना रख के कुक्कू मैन कर दिया। अब कुक्कू मैन जो है वो अपने प्रवचनों में क्या बोलते थे कि बी महाना, महान बनो। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी ट्रिक है। एक बाबा, एक बा से जो है वो बघाट, नेक्स्ट बा से बघाल, फिर के यू से कुठार, के यू से कुनिहार। ठीक है, फिर मान, मान से जो है वो मांगल, बी बेजा, महाना से महा, महा से महलोग और ना से नालागढ़। तो जो सोलन वाले बाबा हैं वो कुक्कू मैन है और क्या कहते हैं? बी महान। तो बघाल बघाट, कुक्कू से कुठार कुनिहार, मैन से मांगल, बी से बेजा, महान से महलोग और ना से नालागढ़। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब देखिए, ये तो हो गई 8 रियासतें। अब इन 8 रियासतों के बारे में हम कुछ कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है तो इन्हीं के रिस्पेक्टिव हम अलग अलग राणाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं राणा वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये रियासतें हैं, ये फुल फ्लेज्ड कोई स्टेट नहीं है अपने आप में कि इनका कोई राजा होगा। ये छोटी छोटी रियासतें हैं जिनके छोटे छोटे से राणा लोग हैं जो रूल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो है वो बघाट रियासत आती है। और कहते हैं कि जो बघाट है उसके संस्थापक बसंत पाल जी हैं, या उनका नाम हरिचंद पाल भी कई लोग कहते हैं। और इन्होंने बसंतपुर नाम पे जो है वो बघाट रियासत को एस्टेब्लिश किया। एट प्रेजेंट बसंतपुर को जो है वो बस्सी कहा जाता है। और इसी के नज़दीक जो है वो ज्योनी माता का मंदिर है। और कहते हैं कि जो बसंत पाल है उनका एक बेटा था वक्षपाल।
इसने जो है वो वांसला, भुचौली और भरोली परगने को जीता था और अपने अंडर करके जो है वो बघाट में शामिल कर लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजा आते हैं वो राजा महेंद्र सिंह आते हैं। अब याद रखिएगा कि जो राजा महेंद्र सिंह जी थे, इन्होंने लगभग 12 साल बहुत ही पीसफुली अपना टेन्योर सर्व किया। क्यों? क्योंकि इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे बिलासपुर के राजा के साथ। अब बिलासपुर अपने आप में एक बड़ा स्टेट है उस टाइम पे। तो जो बिलासपुर का राजा है, उसी ने जो है वो उस टाइम गोरखाओं को इनवाइट किया था। तो गोरखाओं के इन्वेजन के टाइम राजा महेंद्र सिंह जो है वो बहुत पीसफुली काम करते हैं, क्योंकि इनके बड़े भाई, इनके जो बड़े आप कहते हैं सिर मौर्य राजा हैं, वो बिलासपुर के राजा हैं और उनके भी अच्छे रिलेशन हैं गोरखाओं के साथ। लेकिन आपको पता है कि लगभग 1815 तक ही जो है वो गोरखा लोग यहाँ पे रहे। उसके बाद जो है वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। तो 1815 तक आते आते जो महेंद्र सिंह जी थे, अब क्योंकि ये गोरखाओं के साथ अच्छे थे तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो बघाट के अंडर 8 परगणे थे, उनमें से 4 जो हैं वो अपने अंडर ले लिए। ठीक है? और जो बाकी के 3 थे वो पहले इन्होंने राजा महेंद्र सिंह के लिए ही छोड़ दिए थे। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद इन्होंने जो बचे हुए 3 परगणे थे, वो भी जो है वो महेंद्र सिंह को सनद के रूप में दे दिए। सनद हमने कल पढ़ा था, क्या होता है कि ये काइंड ऑफ सील है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिग्नेचर बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड राणास या राजास ऑफ दैट टाइम, कि आप जो हैं जिसके अंडर वो ये मानते थे कि ये पर्सन जो है वो यहाँ का राजा है, लेकिन ऑन द टर्म्स ऑफ ब्रिटिश रूल, कि आप इतनी सैनिक हमारे हिसाब से मेंटेन करेंगे या ऐसा काम अपने स्टेट में करेंगे। ये सब जो है वो सनद के अंडर आता था। तो इन्होंने जो महेंद्र सिंह को थे वो 3 परगने छोड़ दिए, 4 अपने अंडर ले लिए। इसके बाद लेटर ऑन कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा कि महेंद्र सिंह कोऑपरेट कर रहे हैं इनके साथ, तो बाकी के जो बचे हुए परगने थे वो भी इन्हीं को वापस कर दिए। कितने? लगभग 1,30,000 रुपए में जो है वो बाकी के 5 परगने भी इन्हीं को दे दिए। ठीक है? और ये जो राणा थे वो 1839 में बिना किसी उत्तराधिकारी के जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनते हैं वो राजा विजय सिंह जी बनते हैं। ठीक है? 1842 में 1842 में ये राजा तो बन गए, लेकिन इनका भी कोई पुत्र नहीं था। तो उस टाइम आप याद कीजिए आप कि 1842 में लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर कोई राजा जो है वो बिना किसी पुत्र उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया जाएगा। तो डलहौजी की जो विलय नीति थी उसी के अंडर जो है वो बघाट को जो है वो अंग्रेजों के एम्पायर के अंडर ले लिया गया। लेकिन फिर 1864 तक जो है वो दिलीप सिंह को इसकी सनद दी गई, इस एरिया की सनद दी गई, और उन्होंने जो है वो फिर आगे इस बघाट रियासत के ऊपर राज किया। इसके बाद जो है वो उमेद सिंह जी आते हैं। अब उमेद सिंह जी कौन है? ये विजय सिंह के चचेरे भाई हैं, मतलब चाचा के बेटे हैं। तो विजय सिंह का चचेरे भाई हैं और इन्होंने 1862 में लॉर्ड कैनिंग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उनसे बहुत सिफारिश की, और जो इनकी ये बघाट की खोई हुई रियासत है जो विजय सिंह के टाइम पे लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंडर शामिल कर ली थी, इसको वापस पा लिया। ठीक है? और फिर जो है वो इसके बाद लास्ट राजा आते हैं, राजा दुर्गा सिंह जी 1911 के। लेकिन इससे पहले जो उमेद सिंह के टेन्योर की हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने कैनिंग से बात करके वापस ले लिया बघाट रीजन। इसके बाद जो है यहाँ आप देखो कि 1864 लिखा है कि दिलीप सिंह को सनद दी, इसने सिफारिश की, वापस लिया, और फिर नेक्स्ट जो राणा था वो 1864 में जो है वो दिलीप सिंह थे। अब दिलीप सिंह का टेन्योर बहुत ही अच्छा ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग रहा है, क्योंकि इसने बहुत सारा रीज़न जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन को बनाने के लिए दिया, और बहुत सारा रीज़न जो है वो इरिगेशन के लिए, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स थी उनके लिए दिया। तो इसने बाकी भी कसोली कैंटोनमेंट के लिए, जो सबसे पुरानी कैंटोनमेंट मानी जाती है, स्पाटू और डगसाई के लिए जो है वो बहुत सारा एरिया ट्रांसफ़र कर दिया ब्रिटिशर्स के लिए। अब हुआ क्या कि पहले सनद
के रूप में दिया गया था। तो सनद में जो है वो कुछ टैक्स भी लगता है। तो 2000 रुपये का टैक्स जो है वो बघाट के ऊपर लगाया जाता था। लेकिन दिलीप सिंह के बहुत अच्छे व्यवहार के चलते 1931 के आसपास तक जो है वो इस 2000 रुपये के टैक्स को भी ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद आते हैं राजा दुर्गा सिंह 1911 से 48 के बीच में। तो ये जो राजा दुर्गा सिंह जी हैं ये भी सनद के अंडर ही काम कर रहे हैं और 1933 में जो है वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के जो है वो इलेक्टेड मेंबर बन जाते हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया में जितने भी इंडियन प्रिंसेस जो ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे उनको इस चैम्बर के अंडर रखा जाता था। अब ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था ये काइंड ऑफ एडवाइजरी एक बॉडी होती थी जिसके अंडर जो इंडिया के राजा थे या प्रिंसेस थे वो अपनी समस्याओं को ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे और उनका एक सॉल्यूशन देते थे। और ये काइंड ऑफ एडवाइजरी थी। तो ब्रिटिशर्स का एक ही काम था कि समस्याएं सुनो, लेकिन ज़रूरी नहीं है उनको सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई एक रियल पावर नहीं थी, ये काइंड ऑफ पपेट्री किंग ही थे। तो इन्हीं को जो है वो एक काइंड ऑफ एडवाइजरी कमेटी के ही तरह जो है वो ट्रीट किया जाता था। अब देखिए जो दुर्गा सिंह जी थे इन्होंने 1928 में जो है वो बघाट की जो ये रियासत है इसको बहुत अच्छे से चलाया। तो ब्रिटिशर्स ने इनको जो है वो राजा की उपाधि दे दी। पहले ये राणा है, लेकिन अब ब्रिटिशों ने जो है वो इनको खुश करने के लिए राजा की उपाधि दे दी। अब जो दुर्गा सिंह जी हैं वो 26 जनवरी से 28 जनवरी 1948 तक, 26 जनवरी से 28 जनवरी तक जो है वो एक सोलन सम्मेलन होता है उसकी लीडरशिप करते हैं। ठीक है, अब लीडरशिप करते हैं किस लिए कि अपना एरिया को अपने हिसाब से चलाया जाए। सोलन सम्मेलन में ये इनका एक एजेंडा था। लेकिन लेटर ऑन क्या था कि जो कसौली वाला रीजन था जहाँ कैंटोनमेंट है आज, उसको अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया क्योंकि अब ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना शुरू हो गए। इसके अलावा एक फैक्ट इनके टेन्योर से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने 1948 में महात्मा गांधी जी से भी जो है वो एक मुलाकात की थी। अब देखिए ये इसके साथ बघाट रियासत का मेन पोर्शन कवर हो जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है किसने एस्टेब्लिश किया, किस राजा ने कौन सा मेन काम किया, किस राणा के टेन्योर में जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर चली गई अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रियासत। और अगली आपकी जो रियासत है वो रियासत। तो देखिए बघाल रियासत की स्थापना जो है वो उज्जैन से आए अजय देव ने की थी। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बघाल की किसने की एस्टेब्लिशमेंट? अजय देव ने की। कहाँ करी? सैरी गांव में। जो सैरी गांव है वहाँ पे बघाल को की रियासत की जो नींव है वो रखी गई। अब पुरानी राजधानी जो इससे पहले थी वो थी दामरस। ठीक है, बाद में एक नंददेव नामक व्यक्ति ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया दाड़ला में। दाड़ला घाट जहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री है। और ये कहाँ है? गंबर नदी के बैंक के ऊपर जो है वो दाड़ला नाम का स्थान है। अब देखिए इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट राणा बघाल में रहते हैं, राणा शोभा चंद जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया 1643 में अब अर्की को अपनी राजधानी बना लिया। और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है वो अर्की कला की शुरुआत हुई थी। क्योंकि ये कला प्रेमी थे तो इन्होंने जो है वो बहुत ही सुंदर सुंदर महल बनवाए। ठीक है, और जो अर्की कला है उसमें बहुत ही जो यूनिक फीचर है जिससे आप अर्की पेंटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो फेस बनाया जाता है उसमें नाक बहुत ही तीखा और टेढ़ा होता है। ठीक है, तीखा मुड़ा हुआ नाक जो है वो इसकी खासियत है। क्योंकि उस जो बघाल के रियासत के राणा थे उनकी नाक भी बहुत लंबी और तीखी होती थी। आप इस ट्रिक से इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि अर्की की स्पेशलिटी है तीखा और मुड़ा हुआ नाक। इसके बाद जो है वो मेहरचंद आते हैं नेक्स्ट राणा। तो मेहरचंद भी जो है वो चित्रकारों के संरक्षक थे। उनके बहुत ही अप्रिशिएट करते थे उनको। तो इन्होंने भी जो है वो कला के लिए बहुत काम किया। और राज परिवार में इस टाइम पे जो है जितने भी कलाकार थे उनको बहुत ही विशेषता दी जाती थी, बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ठीक है,
अब जब मेहरचंद जब बघाल के राणा थे उस टाइम भूपचंद का शासनकाल था कहलूर में, और उसकी जो है वो लड़ाई हिंदूर के राजा से उस टाइम हो रही थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राणा, राणा जगत सिंह जी। इसके टाइम भी हिंदूर के साथ युद्ध हुआ, और हिंदूर के साथ क्यों युद्ध हुआ, क्योंकि इसके कॉन्टेम्परेरी अगर आप बिलासपुर में देखेंगे कहलूर में, तो कहलूर में उस टाइम राजा महान चंद थे, ठीक है। और कांगड़ा के राजा जो हैं वो संसार चंद थे, और हिंदूर के राजा जो थे वो श्याम शरण थे, राजा श्याम शरण। अब देखिए ये वही टाइम पीरियड है जब गोरखा इन्वेजन यहाँ हो रहा है। तो ध्यान रखिए कि जब गोरखा यहाँ आए तो बघाट का जो राजा था वो राजा जगत सिंह था। अब ये इनके पड़ोसी राज्य हैं सारे, हिंदूर, कहलूर, कांगड़ा। तो इनमें अगर टर्मोइल है तो ऑब्वियसली बघाल में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो गोरखाओं ने जो है वो अर्की में अपना हेडक्वार्टर बना लिया और इसको जो है वो कैप्चर कर लिया। अब क्योंकि गोरखाओं ने इनको कैप्चर किया बघाल रियासत को, तो राजा तो नहीं चाहता था, राणा तो नहीं चाहता था कि मैं गोरखाओं के अंडर जाऊं। तो उसने क्या किया कि उसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया। अगर उसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया तो एंग्लो गोरखा युद्ध में जो है वो इसने डेविड ऑक्टरलोनी का साथ दिया। उसके बाद जो है वो एक राजा आते हैं शिवशरण सिंह जी। ये जगत सिंह के ही मतलब ग्रैंडसन थे, और इन्होंने इनके टाइम पीरियड में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था, लेकिन सिर्फ ये हुआ था कि जो संसार चंद का पुत्र था अनिरुद्ध चंद, उसने यहाँ आके शरण ली थी बघाल में। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राणा आते हैं किशन सिंह जी, ठीक है। तो राणा शोभा चंद हो गए, फिर उसके बाद मेहर चंद हो गए, राणा जगत सिंह हो गए, और उसके बाद राणा किशन सिंह हो गए। अब राणा किशन सिंह क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनको अर्की का निर्माता माना जाता है, ठीक है। अर्की का निर्माता माना जाता है, और 1857 में इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी। अब आप देख लीजिए कि हिस्ट्री में ये ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में ही रहे हैं, और 1857 तक जो है वो इन्होंने ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट किया। और जो लास्ट राणा बघाल के रहे वो रहे राजेंद्र सिंह जी, 1945 से 1948 तक ये इसके अंतिम राजा रहे। तो आपको हर रियासत का पहला राजा और अंतिम राजा तो एटलीस्ट याद करने हैं, अगर बीच वाले आप भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने बघाल रियासत को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो आ जाते हैं हमारे पास वो हैं कुनिहार और कुठार। तो देखिए ये जो कुनिहार वाली रियासत हमारे पास है, इसकी अगर हम ओरिजिन देखते हैं तो 1154 में जम्मू से जो है अभोज देव नाम का एक व्यक्ति आया, उन्होंने कुनिहार को बसाया। और उस राणा अनंत देव ने जो है वो कांगड़ा के विरुद्ध कहलूर की सहायता ली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि राजा अनंत देव ने कांगड़ा के विरुद्ध अंग्रेजों इनकी कहलूर की सहायता की थी। और उसके बाद जो है वो राणा मगन देव जी जो है, इन्होंने 1815 में अंग्रेजों ने इनको सनद दी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। इसके बाद राणा हरदेव सिंह जी जो हैं वो इसके लास्ट राणा रहते हैं, 1905 से 1948 तक अंतिम राजा या अंतिम राणा देख लीजिए। 1939 में जो है वो कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब जो कुनिहार प्रजामंडल था ये क्यों बना था, क्योंकि जो राजा और ब्रिटिशर्स के रूल्स थे वो बहुत ही क्रूअल थे, लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, किसानों को बहुत तंग करते थे। तो लोग जो है वो अब एकजुट हो रहे थे, क्योंकि इंडिया में भी इसी तरह का जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्ट चल रहा था। तो इन्होंने भी खुद को संगठित करके कुनिहार प्रजामंडल बनाया। फिर 1948 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुनिहार मिल गया। फिर आती है अगली ठकुराई, अगली रियासत आपकी कुठार। इसकी स्थापना जो है वो सूरत चंद जी ने की थी। और जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था उस टाइम कुठार जो है वो क्योंथल का भाग था।
और उस टाइम जो है वो राणा गोपाल चंद जो है वो कुठार के हेड थे। 1815 में जो गोरखाओं पर विजय प्राप्त कर ली अंग्रेजों ने, तो जो भूप सिंह जी थे उनको सनद दी गई कुठार की। ठीक है। और जो राजा जयचंद थे या राणा जयचंद थे, इनको जो है वो अंतिम राजा या राणा के रूप में देखा जाता है। 15 अप्रैल 1948 को ये जो बघाट वाला रीजन है, इसके साथ जो है वो कुठार को भी मिला दिया जाता है और महासू जिले में इसको एसिमिलेट कर दिया जाता है, जो कि बाद में 1972 में जो है वो सोलन जिले के रूप में बन के हमारे सामने आता है। तो आई होप ये दो रियासतें आपको क्लियर हो गई हों। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रियासतें हैं महलोग, बेजा और मांगल। देखिए, जो सनदें होती थी ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करते थी, तो उसमें वो क्योंकि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मनवा रहे हैं, तो ये लोग क्या करते थे कि एक रीजन का कुछ हिस्सा जो है वो दूसरी रियासत को दे दिया, दूसरी रियासत का कुछ हिस्सा दूसरे राजा के पास दे दिया। तो ऐसे क्या होता था कि वो राजाओं की जो शक्ति थी उसको डिवाइड कर देते थे और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो इसके बदले उनको कैसे मनाते थे कि कुछ पैसे उनको दे दिए जाते थे या कोई बेनिफिट ऑफ डाउट उस सनद वाले राजा को जो है वो दिया जाता था। अब देखिए, ऐसा एक एग्जांपल अभी हमारे बीच में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं महलोग के ऊपर। तो महलोग रियासत की स्थापना जो है वो बीरचंद के टाइम की गई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि हरिचंद ने की थी। अब हिस्ट्री है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्लियर कट नहीं पता। इसके बाद जो है 4 सितंबर 1815 को जो है वो ठाकुर संसार चंद को इसकी सनद दे दी गई थी। और 15 अप्रैल 1948 यानी आज ही के दिन 1948 को इसको हिमाचल का भाग बनाया गया, हिमाचल के बर्थडे वाले दिन। ठीक है, आज जैसे हिमाचल डे है तो हिमाचल का हैप्पी बर्थडे है। उसके बाद आ गया आपके पास बेजा। बेजा की स्थापना जो है वो राजा धौल चंद ने की थी। और 1815 में जो नरी और चहलान के गांव थे, उन्हें जो है वो बेजा से लेकर कसौली में दे दिया गया सनद के अंडर। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स का काम था कि एक पोर्शन को तोड़ के दूसरे पोर्शन में ऐड कर दिया जाए ताकि उनकी जो शक्ति है उसको तोड़ दिया जाए। अब सरकार ने इसके बदले क्या किया कि 180 रुपये जो है वो बेजा को देने का प्रॉमिस किया। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि लक्ष्मी चंद इसके लास्ट राणा रहे और 15 अप्रैल को इसको भी हिमाचल में ऐड कर लिया गया। फिर आती है मांगल रियासत। तो मांगल रियासत जो है वो सतलुज नदी के किनारे है और बिलासपुर के बिल्कुल पास में है। बिलासपुर का जो ये मांगल के राणा थे, ये बहुत बड़े फैन थे। तो मांगल रियासत का नाम ही बिलासपुर के राजा के पुत्र के नाम पे पड़ा है, जिसका नाम था मंगल सिंह। तो मंगल सिंह जो है वो बिलासपुर के राजा का पुत्र था। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, कोई लिख सकता है कि जो मांगल है वो मांगल के राजा का पुत्र के नाम पे पड़ा है। नहीं, बिलासपुर के राजा के पुत्र मांगल सिंह के नाम पे जो है वो मांगल रियासत का नाम पड़ा है। 1815 में राणा बहादुर को सनद दी गई और फिर 15 अप्रैल 1948 में जो मांगल है उसको अर्की में शामिल कर लिया गया और फिर जो है वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना लिया गया। अब हम नेक्स्ट रियासत देखेंगे, नालागढ़ रियासत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नालागढ़ रियासत का संस्थापक था वो था अजीत सिंह। ठीक है, और अजीत सिंह जो है वो कहलूर का राजा था। अब देखिए, स्टेट बना है नालागढ़ का, पर राजा जिसने एस्टेब्लिश किया है वो है कहलूर का। कहलूर का कौन? अजीत सिंह। जब हमने बिलासपुर पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इसने जो है वो हिंडूर रियासत बनाई थी, जो एट प्रेजेंट नालागढ़ के नाम से जानी जाती है, और उसे दे दिया था अपने भाई सुचेत चंद को। ठीक है, तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है कि किसने एस्टेब्लिश किया, तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। जब सुचेत और अजीत ऑप्शन में होंगे तो लोग कहेंगे कि पहला राजा सुचेत था तो वही एस्टेब्लिशमेंट उसी ने की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अजीत सिंह ने जो है वो इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आता है विजयचंद 1171 में। ये 4 महीने का ही था जब इसके फादर की डेथ हो गई थी। तो जो रानी थी उसने सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और उस टाइम जो कनैत लोग थे वो रिवोल्ट कर रहे थे तो उनको भी सप्रेस किया। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट राजा या राणा जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अब ये रियासत है, एक बड़ी रियासत है, तो यहाँ पे राजा हम वर्ड यूज़ करेंगे। जो लक्ष्मण चंद था ये 11 साल का था जब इसने थ्रोन एक्वायर किया
उसके बाद जो है वो आलमचंद आता है। और आलमचंद के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1398 के आसपास का इसका टेन्योर है, और उस टाइम भारत पे जो है वो तैमूर लंग ने अटैक किया था। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, और फिर ये हिंदूर में जो है वो एंटर कर गया, नालागढ़ में एंटर कर गया। तो आलमचंद ने ये देखा कि इतना बड़ा अटैकर है, इतना बड़ा राजा है, तो इसके अगेंस्ट मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसने क्या किया कि उसको सपोर्ट ही कर दिया, उसके अगेंस्ट नहीं किया। तो इसने जो है वो आलमचंद ने बहुत ही एक अपना दिमाग लगाया और पॉलिटिकल तरीके से जो है वो तैमूर लंग को सपोर्ट किया। इसके बाद यहाँ पे दो एक राजा और आते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। फिर इंपॉर्टेंट राजा आते हैं राजा रामशरण। इनका टेन्योर 1788 से 1848 के बीच में रहता है, और इन्होंने जो है वो गोरखाओं के विरुद्ध संसार चंद का साथ दिया। अब देखिए, गोरखा बुलाए किसने थे? कहलूर के राजा ने बुलाए थे कि संसार चंद के अगेंस्ट जाओ। और ये राजा, जो राजा रामचरण था, इसने किसको सपोर्ट किया? इसने सपोर्ट किया संसार चंद, कांगड़ा के राजा को। गोरखा जो सेनापति थे वो इसमें टसल में मारे गए थे, भक्ति थापा। और फिर लास्ट राजा जो है वो राजा सुरेंद्र सिंह रहते हैं 1946 से 48 के बीच में। उसके बाद 1966 में ये जो है वो नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में शामिल हो जाता है। यहाँ जो दो राजा रहते हैं आलमचंद के बाद, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, आलमचंद के बाद जो है वो नेक्स्ट राजा नारायण चंद थे। अब नारायण चंद की क्या लीला न्यारी है कि जो नूरपुर के राजा थे, उन्होंने कहा कि पुत्री, जो नूरपुर के राजा की पुत्री थी, उनके साथ जो है वो विवाह प्रस्ताव रखा, जिसको जो है वो इन्होंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। अब जो नूरपुर की बेटी थी उसकी शादी हो गई कहलूर के बेटे के साथ। ठीक है, जो कहलूर का राजा का बेटा था उसके साथ विवाह हो गया, और उसे जो है वो उसने अब क्या किया कि नूरपुर के राजा ने कहलूर के राजा को उकसा दिया कि हम जो है वो हिंदूर के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, अब कहलूर ने अटैक किया और जो सतगढ़ का किला था उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट राजा, जो राजा रामचंद हैं, वो बहुत ही एक आर्किटेक्चर के लिए एडमिरेशन रखते थे, वास्तुकला प्रेमी थे। तो इन्होंने जो है वो बहुत फेमस नालागढ़ में राम शहर के पास जो है वो रामगढ़ किला है वो बनवाया, और राम शहर को ही अपना समरकालीन जो है वो राजधानी बनाया, समर कैपिटल के रूप में बनाया। इसके बाद हमने राजा रामशरण हमने देख लिया कि 1630 में बिलासपुर के जो कल्याण चंद थे, उसने हिंदूर की सीमा पे एक किला बनाया था। तो आपको पता है कि अगर बिलासपुर हिंदूर की सीमा पे अब किला बनाएगा तो हिंदूर जो है वो रिटेलिएट करेगा, और क्या होगा? युद्ध होगा। और युद्ध में क्या हुआ कि जो हिंदूर का राजा था वो मारा गया। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट राजा आते हैं आपके पास, राजा रामशरण के बाद राजा विजय सिंह। तो रामशरण की मृत्यु 1848 में हो गई, और इनका बेटा ही है जो है वो राजगद्दी के ऊपर बैठा। तो रामशरण का बेटा विजय सिंह, और 1857 में जो है वो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया क्रांति में। उसके बाद जो है वो लास्ट राजा आते हैं राजा सुरेंद्र सिंह। इसके टाइम में क्या हुआ कि 2 मई 1948 को नालागढ़ और कालसिया की जो पूर्वी पंजाब वाला रीजन था उसमें इनको मिला लिया गया, और 15 जुलाई 1948 को इसको जो है वो पेप्सू वाले रीजन में शामिल कर लिया गया। फिर क्या हुआ कि पेप्सू जो स्टेट थे पंजाब का, उसको रीऑर्गेनाइज करके 1966 में नालागढ़ को हिमाचल में शामिल कर दिया गया और सोलन का एक भाग बनाया गया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं सोलन की इकोनॉमी के ऊपर। तो सोलन को जो है वो मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, या मशरूम डिस्ट्रिक्ट भी कह लीजिए। वैसे मशरूम सिटी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में मशरूम की प्रोडक्शन यहाँ होती है, इसलिए सोलन को मशरूम सिटी या मशरूम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इसके अलावा मिल्क चीलिंग प्लांट्स हैं यहाँ पे 5 जगह पे हैं, कंडाघाट में है, नालागढ़, कुनिहार, दाड़लाघाट और मरयोग में है। पहला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो सोलन को डिक्लेयर किया गया जो 1961 से 62 के बीच में, और दूसरा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो 1964-65 में जो है वो बरोटीवाला को बोला गया। उसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की इकाइयाँ हैं चंबाघाट और जुब्बड़हट्टी में, और जो बद्दी वाला रीजन है वो HP का
औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी आपके ऊपर चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, या बाकी जो टैक्स हैं वो नहीं लगेंगे। ऐसा सरकार अक्सर इसीलिए करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लोग आके हमारे स्टेट में जो है वो इन्वेस्ट कर सकें, हमारे लोग में जो एरिया है उसमें न्यू न्यू फैक्ट्रीज़ लगा सकें, न्यू न्यू प्लांट्स लगा सकें, ताकि स्टेट की इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट किया जाए। उसके बाद जो है वो परमाणु आ जाता है। इसको 1975 में औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की गई और लगभग 80% जो है वो लोग इंडस्ट्रीज़ के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ HPMC का जो है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, HP एग्रो की यूनिट है और ESI हॉस्पिटल भी जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कसौली से रिलेटेड, क्योंकि सोलन कसौली आपने सुना होगा, तो वो कुछ हिस्टोरिक फैक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो भारत की जो पहली ब्रूअरी थी, जो पहली शराब का कारखाना था, वो जो है वो कसौली में लगाई गई, मोहन मैकिन्स ने लगाई थी। ये एडवर्ड टायर मोहन मैकिन्स उनका पूरा नाम था। और जो पहली बियर इन्होंने बनाई जो बाजार में आई उसका नाम था लॉयन, ठीक है। बाद में यही फैक्ट्री जो है वो सोलन में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई, स्थानांतरित कर गई। कारण क्या था कि जो सोलन में है वो पानी के झरने आपको देखने को मिलते हैं जहाँ से ईजिली आपको वाटर मिलता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो मोहन मैकिन्स ब्रूअरी थी वो पहले कसौली में थी, बाद में सोलन में ट्रांसफ़र कर दी गई और जो पहली बियर थी वो लॉयन थी। तो आप सोचिए कि देश में सबसे पहले जो बियर बनी उसका नाम क्या होगा। ऐसा बाघ और टाइगर जैसा नहीं होगा, बिल्कुल बब्बर शेर की तरह होगा, लॉयन होगा, ठीक है। तो देश की पहली बियर लॉयन थी। उसके बाद जो कसौली का परगना था वो एट प्रेजेंट जो कैंटोनमेंट रीजन है, जहाँ छावनी बनाई गई थी कसौली में 1942 में अंग्रेजों के द्वारा, उसके अंडर आता है। फिर एक सोलन सम्मेलन हुआ 26 से 28 जनवरी 1948 को। हमने पढ़ा था ये बघाट में, बघाट वाले जब हम रीज़न देख रहे थे कि दुर्गा सिंह उस टाइम जो है वो राणा थे, तो उन्होंने जो है वो सोलन सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सोलन सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी। उसके बाद 1928 में जो है वो दुर्गा सिंह को रियासत के कुशल प्रशासन के लिए राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है तो इसे मैंने अलग से भी हाईलाइट करके लिख दिया है। अब देखिए, इसके बाद आते हैं सोलन के मंदिर और जो फेमस प्लेसेस हैं वो। देखिए, शूलिनी टेम्पल, जिनके नाम पे सोलन का नाम पड़ा है, जिस देवी के नाम पे पड़ा है वो है शूलिनी मंदिर। उसके बाद भगवान कृष्ण मंदिर भी है। जटोली मंदिर है। जटोली मंदिर आपको पता है कि राजगढ़ वाला जो रोड है वहाँ पे है और लॉर्ड शिवा से जो है वो ये मंदिर रिलेटेड है। उसके बाद आता है आपके पास अनीज विला। ये सलमान रश्दी के जो एंसेस्टर्स हैं उनके घर को बोला जाता है। फिर एक आता है दोलांजी बोन मठ, ये भी सोलन में ही सिचुएटेड है। मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, मोहन शक्ति धरोहर पार्क, ये जो है वो सोलन में है और इसमें सांस्कृतिक, धार्मिक जो है वो ऐतिहासिक धरोहर शो की गई है। ज्योणी माता मंदिर हमने सबसे पहले पढ़ा था, बस्सी नाम के स्थान पे है बसंतपुर में, और बसंत पाल की याद में जो है इसे बनाया गया था, उसी ने बनवाया था। फिर रामगढ़ का किला आपको पता है नालागढ़ में बनाया गया है, रामचंद्र के द्वारा बनाया गया है 1522 से 1568 के बीच में। अब देखिए, ये कुछ फेमस प्लेसेस हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट के, जिनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, चाहे तो आप नोट कीजिएगा। जैसे कि कसौली, तो जो कसौली वाला रीजन है आपको पता है कि ब्रिटिश इरा का जो आर्किटेक्चर है इस रीजन में देखने को मिलता है, बहुत ही पीसफुल हिल स्टेशन है। इसके बाद आता है चैल। तो चैल जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है और इसकी जो हाइट है वो लगभग जो है वो 2444 मीटर है। इतनी हाइट के ऊपर जो है ये क्रिकेट ग्राउंड
एस्टेब्लिश्ड है। किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था राजा भूपेंद्र सिंह ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसने बनवाया था। तो राजा भूपेंद्र सिंह ने बनवाया था 1893 में। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बड़ोग। तो बड़ोग टनल आपको पता है कि ये हॉन्टेड टनल के नाम से भी फेमस है, और ये जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन पे है, जो आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है यूनेस्को की। तो कालका शिमला रेलवे लाइन के ऊपर है ये। इसको बनवाया भी जनरल बड़ोग ने ही था, कर्नल जनरल बड़ोग ने। और ये सबसे लंबी टनल भी है, इसकी लेंथ 1.14 किलोमीटर है। ठीक है, जितनी भी टनल्स हैं 108 टनल्स हैं कालका शिमला रेलवे लाइन के ऊपर, तो सबसे लंबी जो है वो बड़ोग टनल है। सॉरी। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डगसाई। तो डगसाई वाला जो रीज़न है आपको पता है कि ये कैंटोनमेंट एरिया है। ये जो है लगभग 1847 के पास जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, और हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट्स में से डगसाई आती है। और डगसाई वैसे जो नाम है वो आता है दागे शाही से। दागे शाही से कहा जाता है। एक स्टोरी ये है कि जो दागे शाही है ये काइंड ऑफ पनिशमेंट थी। जब भी कोई एक बहुत ही क्रिमिनल इंसान होता था, तो राजा जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए दाग मतलब निशान, और स्याही मतलब शाही मतलब राजा, तो राजा का एक निशान जो है वो उसके ऊपर लगा देते थे ताकि उसको इजीली आइडेंटिफाई की जाए। और एक स्टोरी ये कहती है कि राजा अपने घोड़ों के ऊपर जो है वो दाग लगाता था, इस निशान लगाता था इस प्लेस पे। तो दागे शाही इस जगह का नाम था, जो टाइम के साथ ढगसाई हो गया। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाता है मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क। तो आपको पता है कि ये भी सोलन में ही सिचुएटेड है, और ये जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक थीम के ऊपर बनाया गया एक हेरिटेज पार्क है। यहाँ पे आपको रामायण काल के, महाभारत काल के बहुत सारी आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। और इसे बनवाया था ब्रिगेडियर कपिल मोहन ने। उन्हीं के नाम पे जो है वो मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क बना। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है आपके पास जटोली शिव टेम्पल। तो जटोली को कहा जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया में जितने भी शिव जी के टेम्पल हैं उनमें सबसे ऊंचा टेम्पल है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि एशिया का हाईएस्ट शिव टेम्पल है, और इसकी जो हाइट है वो 111 फीट है। इसके बाद जो है वो आता है नालागढ़ का फोर्ट। और आपको पता है कि नालागढ़ का फोर्ट भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स में आता है, जिसे राजा विक्रम चंद ने बनवाया था। और राजा विक्रम चंद ने इसे 15वीं सेंचुरी में बनवाया था। राजा विक्रम चंद जो है वो बेसिकली बिलासपुर के राजा थे। ठीक है, तो फोर्ट नालागढ़ का है, पर बनवाया राजा विक्रमचंद बिलासपुर के राजा ने है। तो ये जो है वो कुछ फेमस प्लेसेस हैं। इसके अलावा एक रह जाता है अनीश विला। तो इसको सलमान रश्दी का जो है वो एंसेस्टर्स के होम के तौर पे देखा जाता है। ये भी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सोलन में, कभी जाइएगा तो देखिएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं MCQs के ऊपर, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि सोलन को हिमाचल प्रदेश का क्या बोला जाता है? मशरूम जिला कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र पहला कब एस्टेब्लिश हुआ? 1961 से 62 के बीच में। भारत की पहली शराब का कारखाना कहाँ लगा? कसौली में लगा। ठीक है, फिर बघाट रियासत का अंतिम राजा कौन था? राजा दुर्गा सिंह थे। नालागढ़ जो है वो HP में कब शामिल हुआ? 1966 में। सोलन सम्मेलन 1948 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो दुर्गा सिंह बघाट के जो राणा थे उनकी अध्यक्षता में। कुनिहार प्रजामंडल कब बना? 1939 में। नालागढ़ पेप्सू में कब शामिल हुआ? तो 15 जुलाई 1948 को। इसके बाद आपके पास आ जाता है कि बघाल रियासत में अर्की किसका मुख्यालय बना? गोरखाओं का।
ठीक है। और बद्दी में जो है वो निवेशकों को, जो इन्वेस्टर हैं, उनको क्या सुविधा है कि वहाँ टैक्स ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है, करों की दर में छूट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी रियासतें और उनके संस्थापक और जो उनके अंतिम शासक थे वो। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही है, तो इस टेबल को बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। देखिए बघाट रियासत बसंत पाल ने शुरू की थी, एस्टेब्लिश की थी। तो इसे याद करने का क्या ट्रिक है कि जब आप घाट में गए तो वहाँ पे बसंत आई हुई थी, ठीक है। तो घाट के बाहर जो है वो बसंत आई हुई थी, तो बसंत पाल ने उसको एस्टेब्लिश किया। और अब जब बसंत आई है तो उसके फूल आप कहाँ चढ़ाएंगे? दुर्गा माँ के पास चढ़ाएंगे। तो लास्ट राजा जो है वो उस फूल का अंतिम स्थान है अ, दुर्गा माता के पास, दुर्गा सिंह। तो लास्ट राजा हो गया राजा दुर्गा सिंह। अब देखिए बघाल, बघाल को एस्टेब्लिश किया था अजय देव ने, ठीक है। अगर आप बाघ की बात करें, अगर आप बात करते हैं बाघ की, तो उसके ऊपर जो है वो विजय नहीं पाई जा सकती। तो बाघ कैसा हो गया? बाघ है अजय, ठीक है। तो बाघ के ऊपर विजय नहीं पाई जा सकती है, इसलिए बाघ जो है वो एस्टेब्लिश किया अजय ने। और लास्ट में किसने विजय पाई? तो लास्ट में विजय पाई राजेंद्र सिंह ने। बाघ वैसे तो अजय है, पर लास्ट में राजेंद्र ने जो है उसके ऊपर विजय पा ली। तो आपको इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर आती है कुनिहार। तो कुनिहार जो है उसका संस्थापक है अभोज देव। 1145 में जो है वो, सॉरी 1154 में जो है वो जम्मू से आया था। और इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जो चीफ गेस्ट है ना, एक कोई चीफ गेस्ट है, चीफ गेस्ट के लिए हार अभी लेके आना पड़ेगा। हार अभी लेके आओ, ठीक है। तो हार से आपको याद आएगा कुनिहार और अभी से आपको याद आएगा अभोज देव, ठीक है। हार आ कहाँ से रहा है? आ जम्मू से रहा है। और जम्मू से हार आ रहा है चीफ गेस्ट के लिए, अभी आ रहा है, पर लास्ट में वो पहुंचा किसके पास? हरदेव के पास, ठीक है। फिर आ गया कुठार। तो कुठार का जो राजा है वो है राजा सूरत चंद। सूरत चंद को आप कैसे याद रखेंगे कि एक दिन जो है वो ठंड बहुत थी, एक इंसान बहुत थर रहा था, ठंड से कांप रहा था। तो मैंने उससे पूछा क्यों ठर रहे हो, क्यों ठर रहे हो ठंड में, ठीक है। आप क्या करो कि सूरज की तरफ सूरत करके बैठ जाओ। तो ठर से आपको याद आएगा कुठार और सूरत से आपको, सूरज की तरफ सूरत करने से, फेस चेहरा करने से आपको याद आएगा सूरत चंद। और जब आप सूरज की ओर सूरत करके बैठेंगे तो आप ठंड पे जय पालेंगे, विजय पालेंगे। तो लास्ट में आप जो है वो ठंड के ऊपर जय पालेंगे। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो किंग आता है महलोग। तो महलोग के जो लोग हैं वो कैसे हैं? बहुत वीर हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं महलोग में। तो लास्ट में वो मिलके क्या बना देंगे? संसार बना देंगे, ठीक है। तो महलोग का पहला जो लोग हैं वो वीर हैं। तो वीर संस्थापक हो गया। और लास्ट में जो है वो मिलके संसार बना रहे हैं, इसलिए राष्ट्र राजा जो है वो संसार चंद हो गया। इसके बाद आता है बेजा। बेजा का जो संस्थापक है वो धौला है, धौला चंद। और लास्ट जो है वो लक्ष्मी चंद है। अब इसका मैं कोई ट्रिक आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया क्या बनाऊं। फिर आ गया मांगल। तो आपको पता ही है कि मंगल सिंह के नाम पे पड़ा था इसका नाम, बिलासपुर के राजा के बेटे के नाम पे। और फिर 1815 में जो है वो राणा बहादुर को जो है वो इसकी सनद दे दी गई थी। और फिर आता है नालागढ़। नालागढ़ का जो संस्थापक है आपको पता है बिलासपुर का राजा अजीत सिंह है। और लास्ट में जो है वो राजा है सुरेंद्र सिंह। तो इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं कि नालागढ़ को जो है वो कभी भी जीता नहीं जा सकता। तो उसके अजीत संस्थापक रहे हैं कहलूर के, और लास्ट में जो है वो सुरेंद्र रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है वो एक
तालिका मैंने बना दी है, टेबल आपके लिए बना दिया है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। तो इसके साथ हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है। आज हमने सोलन की 8 भूतपूर्व जो रियासतें थी उनके बारे में पढ़ा। फिर 1 नवंबर 1966 को जो है ये पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिल गए और फिर वो जो है उन्होंने सोलन बनाया डिस्ट्रिक्ट। सोलन को जो है वो हिमाचल प्रदेश का मशरूम डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। बद्दी औद्योगिक नगर है और जो कसौली है यहाँ पे पहली शराब का कारखाना लगाया गया था। और नालागढ़ भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1966 में ही शामिल हुआ था। और जो बघाट के राजा दुर्गा सिंह थे 1948 में, इन्होंने सोलन सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अर्की जो है वो बघाल वाले रीजन में आता है और ये चित्रकला का केंद्र रहा है। तो अर्की का जो एक पेंटिंग स्टाइल है, जो हम हिमाचल के पेंटिंग स्टाइल्स में पढ़ेंगे, तो उसका ओरिजिन बघाल अर्की से माना जाता है। और नालागढ़ का जो एक राजा था वो तैमूर लंग के आक्रमण के टाइम उसी के साथ जुड़ गया था। तो आई थिंक ये आज की जो वीडियो है ये हमने समराइज़ कर ली है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आगे कल हम जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड। थैंक यू सो मच।